प्रकाश तिवारी सर आज आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट सेकेंड लेकर आया हूँ। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। किसी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है, आपको पता है किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, विलयन का मोल प्रभाज निकालना है, तो आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी विलेय का मोल प्रभाज प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को निकाल करके जोड़ दीजिए और दोनों का जो टोटल आएगा वो 1 आना चाहिए। यानी हमेशा किसी भी विलयन का, किसी भी सॉल्यूशन का मोल प्रभाज, किसी भी विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है, 1 होता है। किसी भी विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो विलयन का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बराबर विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। चूंकि विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, भाग हैं। तो आप अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और दोनों को जोड़ दें और इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हमेशा 1 आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। अब हम बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है स्मॉल एन कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। यहां पर स्मॉल एन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय के मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? W अपॉन एम, W1 अपॉन M1। W1 यहाँ हो गया मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का अणुभार। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय का अणुभार। दूसरी चीज आपने वहां एक देखा होगा, यहाँ पे कैपिटल एन है। कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अणुभार। अब अगर हम इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखते हैं, स्मॉल एन मतलब अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन बराबर भी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन बराबर बताया मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एन बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन बराबर हो गया विलायक के मोलों की संख्या। ये दोनों हमने वैल्यू रख दी और आपका ये फार्मूला बन गया और इनका सम हमेशा 1 आएगा। ये आप न्यूमेरिकल में यूज करें। दूसरी चीज, अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसी भी सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करे। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। मेरा कहने का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन की वे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करें, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करें, उसे हम कहेंगे विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें एग्जाम्पल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आदि। अब इसके बाद बात आती है परासरण और विसरण में अंतर की। ध्यान से दीजिएगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का अधिक सांद्रता, मोर कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो। डिफ्यूजन यानी विसरण में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहते हैं, फ्लो अप होते हैं। स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रवाहित होते हैं, फ्लो होते हैं। और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट यानी विलायक के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, इनका फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। यानी कि डिफ्यूजन में विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। इन डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और परासरण ऑस्मोसिस में विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह। परासरण ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन की अगर बात करें, विसरण की बात करें, तो विसरण के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की नो नीड और ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है। अभी एक वर्ड आया है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, इसको हम एसपीएम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही आर पार जाने देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्लियां वे मेम्ब्रेन या वे झिल्लियां होती हैं जो केवल विलायक के अणु को आर पार जाने दें, यानी जिनसे होकर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही चल सके और कोई मॉलिक्यूल नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती है। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी प्राकृतिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे बकरे का आमाशय, गोट ब्लडर, एग मेम्ब्रेन, रूट हेयर, ये सब नेचुरल होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। और जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है या कृत्रिम सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य झिल्ली, यहाँ पर देखिए एसपीएम लिखा हुआ है। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो प्रकृति में पाई जाती है, ये एग्जाम्पल दिए हैं। और जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये केमिकली तैयार की जाती है सिंथेटिक प्रोसेस से। ये देखिए इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तीन डेफिनेशन है। पहली परिभाषा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। परासरण दाब की पहली परिभाषा क्या है, परासरण दाब बराबर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द्रव्य स्थैतिक दाब, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, HDG, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए डाइन हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। H माने ऊंचाई, D माने डेंसिटी, G माने ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण आप जिसे बोलते हैं, G का मान जानते हैं। तो पहला ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी द्रव्य स्थैतिक दाब। दूसरी चीज, दूसरी डेफिनेशन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब परासरण क्रिया को रोकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। और तीसरी डेफिनेशन क्या कहती है, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर विलयन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
यानी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब के कारण विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब यहां पर ये वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर माने वाष्प का दाब। किसी भी विलयन में जो वाष्प बनती है उसका जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर होता है। अब हम लोग बात करेंगे परासरण दाब के नियम की। तो परासरण दाब के नियम की बात करें, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो पहला लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बॉयल वॉन डार्प लॉ। ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया नियत ताप पर, स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का जो परासरण दाब P होगा वो उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। आप इसको P बराबर KC ले सकते हैं। अब आप जानते हैं C बराबर 1/B होता है, तो यहां पर आप C की जगह 1/B भी लिख सकते हैं। दूसरा है चार्ल्स वॉन डॉप लॉ। चार्ल्स वॉन डॉप क्या कहता है? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, स्थिर सांद्रता पर। अब की बार हमने C को स्थिर कर दिया, सांद्रता कांस्टेंट। यहां पर देखिए इस वाली डेफिनेशन में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। और यहां पर आप देखेंगे चार्ल्स वॉन डॉप लॉ में एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, स्थिर सांद्रता पर जो प्रेशर है वो केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अब अगर हम इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक साथ लिख दें। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ के लिखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी अनुक्रमानुपाती हो गए, इस यस हो गया। देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों P है तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। अब यहाँ पर हमने P बराबर ST कर दिया। S यहाँ पर सोल्यूशन कांस्टेंट है, सोल्यूशन स्थिरांक है। अब आपको पता है C बराबर होता है मोल ऑफ सोल्यूट N और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V। तो यहाँ पर आप देखें C सांद्रता, मैं बफर दिखा दे रहा हूं वो आपको कि कंसंट्रेशन C बराबर होता है मोल ऑफ सोल्यूट N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, यानी विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या मोल ऑफ सॉल्यूट N बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, विलयन का आयतन। तो यहां पर C की जगह हमने रख दिया N अपॉन B। अब यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, V को उठा करके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, P को उठा करके हम इधर ले आए तो PV बराबर NST हो गया। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स N बराबर होता है W अपॉन M। नंबर ऑफ मोल्स N बराबर होता है W अपॉन M। आप पीछे पढ़ चुके हैं, यानी स्मॉल n क्या है? स्मॉल n का मतलब कैपिटल N का मतलब मैंने पीछे बताया था अभी आपको। अभी आप देखिए मैंने पीछे बताया हुआ था आपको, ये देखिए स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या। कैपिटल N का मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर स्मॉल n का मतलब हो गया विलय के मोलों की संख्या बराबर W अपॉन M। और वो आपको पता क्या होता है? विलय का भार मास ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का अणुभार। अब इस फार्मूले में PV बराबर NST में देखिए हमने N की जगह W अपॉन M रख दिया, तो PV बराबर W अपॉन M ST आ गया। फिर से समझ लीजिए, बॉयल वॉन डॉप लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, चार्ल्स वॉन डॉप P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इस P और C इस वाले फार्मूले को एक साथ लिख दिया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। अब प्रोपोर्शनल टू के सिंबल को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली, S आ गया। यहाँ पर S सॉल्यूशन कांस्टेंट है। अब C बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल बटे विलयन का आयतन N अपॉन B। तो यहाँ C की जगह हमने N अपॉन B रख दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया,
v इधर चला गया, v p के साथ चला गया तो pv बराबर nsT आ गया। अब स्मॉल n बराबर आपको पता है, स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स में हो गया विलेय का भार मास ऑफ सोल्यूट बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विलेय का अणु भार। तो यहां पर आपने देखिए पीवी बराबर W/N/ST रख दिया। यही आपका वन टॉप इक्वेशन है। यहां पर देखिए ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 3, P बराबर CST और PV बराबर W/MST, ये दोनों ही आप वन टॉप समीकरण कहलाते हैं। ये नीचे आपको कुछ S के मान दिए गए हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देखिए S की वैल्यू दी गई है, CGS में ये SI यूनिट में दी गई है, SI है, ठीक है, ये SI यूनिट है, S का मान CGS में वैल्यू दी गई है, NKS में वैल्यू दी गई है। सवाल में ज्यादातर आपको एक पहली वाली वैल्यू 0.0821 रखनी होती है। तो बच्चों ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर का मैंने सेकंड पार्ट भेजा है। वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आगे आपको इस चैप्टर का थर्ड पार्ट मिलेगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और कोई चीज दिक्कत हो उसके लिए कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे जिनको कोई भी दिक्कत हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं।